नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति में बीजेपी का पैर जमाना या सत्ता में आना मुमकिन है क्या? क्योंकि ये सवाल इन दिनों काफ़ी मौजू हो गया है। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें अपने कंधों पर खड़ा उठना है, 2025 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। फिर बाद में जिस तरीके की क्रिया प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हुई, उससे एक बार ये सवाल फिर से उठने लगा है, क्या बीजेपी में वो ताकत है, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में वो क्षमता है कि वो नीतीश और लालू को हरा सके, या फिर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में वो क्षमता है कि वो मजबूती के साथ इन दोनों को चुनौती दे सके। क्योंकि ये सवाल आज मौजूद इसलिए है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, अगर उस राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो पाएंगे कि भले ही तमाम हिंदी पट्टियों में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पिछले 30 वर्षों से सत्ता के केंद्र में बीजेपी किसी न किसी रूप में रही है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा जहां सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता में नहीं रहते हुए भी दोनों समान स्थिति में रहा। सत्ता में रहते हुए कोई प्रभाव छोड़ा इन्होंने ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, और अगर कुछ मंत्री प्रभाव छोड़ने की अगर कोशिश भी की तो बीजेपी के नेतृत्व ने ही उन्हें दरकिनार कर दिया। कुछ तो वजह रही होगी, और आज जो निर्णय लिया है, पता नहीं उस निर्णय पर ये अटल रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्योंकि एक बड़ी बात है जो बीजेपी हमेशा प्रदेश नेतृत्व ने एक शून्यता की स्थिति रही है कि इतने दिनों की राजनीति में, जनसंघ के दौर में यहाँ लोग विधायक रहे हुए हैं, इतने दिनों की राजनीति में भी एक ऐसा मास लीडर बीजेपी खड़ा नहीं कर सका जिसके सहारे ये आम जन तक अपनी पहुंच बना सके। एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी में एक भी ऐसा लीडर आप देखिए पैदा नहीं हुआ जिसकी पकड़ गांव तक हो। शहर से शुरू हुआ और आज भी शहर तक ही है। नीतीश नहीं है तो पता नहीं ग्रामीण इलाकों में इनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि इनके पास जो राजनीति धार है, जो राजनीतिक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को बिहार में वैसे भी स्थापित करना कोई ऐसे नेता से संभव है जो चमत्कारी नेता हो, लालू नीतीश की तरह, जो आज तक बीजेपी के पास नहीं। इसलिए ये चर्चा अब सरेआम है कि बीजेपी का हाल बिन पानी मछली वाली, मतलब बिना पानी का जो मछली का हाल होता है वही हाल बीजेपी का हो गया है। छटपटा रही है, बेचैन है कि हम कैसे अपने आप को प्रूफ करें। स्वाभाविक तौर पे है, केंद्र में इतनी मजबूत सरकार रही, कभी नहीं रहा, फिर भी बिहार में वो आश्रित बने रहे। एक बार नीतीश अलग हुए, जगह पकड़ ली। तो पहले जरा जेपी नड्डा की उस बात को भी आप सुन लीजिए, एक बार और हम सुना देते हैं, और फिर अशोक चौधरी जिस अंदाज में जवाब दिया है जरा वो भी बात सुन लीजिए। क्योंकि अशोक चौधरी ने सीधे सीधे तौर पे बीजेपी को हैसियत दिखाने की कोशिश की है, और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं जिन सवालों का जवाब बीजेपी के नेतृत्व के पास नहीं है। क्योंकि उसके बाद जिनसे भी ये सवाल किया गया, उस सवाल को किसी दूसरे रूप में लेने की उन्होंने कोशिश की है। तो जरा सुनिए नड्डा का वो बयान और जवाब में अशोक चौधरी ने क्या कहा कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते, और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम। ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई।
ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रद्धेय नेता थे जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ी थी। और जो लोग अब कहते हैं तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचे कि क्या करेंगे अब। नीतीश कुमार जी तो खुद नेता थे भाई, उनके तो कंधे पर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि भाई नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार में स्थापित किया है। तो बिहार में बीजेपी की हैसियत क्या थी? आखिर सवाल हैसियत का हुआ है तो थोड़ा उनकी हैसियत भी जान लें। और हैसियत जानने की जरूरत भी है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ विधायक और सांसद पर ही निर्भर करता है। तो अगर बिहार की राजनीति को देखें तो 77 से पहले को छोड़ दी, 77 में तो जनसंघ सब लोग एक पार्टी में मिल गए थे, मर्ज कर गए थे, उसके बाद पार्टी का ही ये हो गया। लेकिन 80 में फिर से नए सिरे से भाजपा का गठन हुआ और 80 में जब विधानसभा के चुनाव हुई बिहार में तो बीजेपी 21 सीट जीत पाए। वो सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े और उस जीत में भी अधिकांश सीट उनका झारखंड से था। मतलब सब बिहार और झारखंड दोनों एक था, झारखंड से था। फिर 85 में चुनाव हुआ, 85 में वो और घट गए, 16 पर आ गए, क्योंकि 85 में उनको झारखंड में भी चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस उनको बेहतर चुनौती दे गई। फिर 90 आया, 90 में फिर सब साथ थे। जनता दल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह, बाहर से समर्थन कर रहे थे वाजपेयी जी भी, और वामपंथी सारे लोग मिलकर सरकार बना रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, अधिकांश सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। उस बार बीजेपी 39 सीटों पर चुनाव लड़ी। 90 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब 324 सीट, उसमें 39 सीट आप जीत रहे हैं। समझ जाइए, अधिकांश जगहों पर जिनको उम्मीदवार नहीं मिलता था। आज भी स्थिति है कि बीजेपी 243 उम्मीदवार अगर लड़ने वाला, भाई जब कोई नया दल का गठन करेगा, प्रशांत किशोर को तो 243 जगह उम्मीदवार मिल जाएगा। इसमें वो उम्मीदवार की हम बात नहीं करते हैं। ऐसा उम्मीदवार जो एक फेस हो विधानसभा में, इनके पास 243 उम्मीदवार आज भी नहीं है। 40 सांसद का उम्मीदवार आज भी इनके पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ये जरूर अपने को कहते हैं। आप जरा बैठ के सोचिए कि 40 लोकसभा क्षेत्र में अगर इनको चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दे दी जाए, 40 ऐसा चेहरा बताइए जो मजबूती के साथ इनके उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, जिनके पास अपनी 25,000 वोट हो, जिनकी एक पहचान हो उस कंस्टिट्यूंसी में। आज भी वो इस स्थिति में नहीं है। 95 में देखिए 95 से टर्नओवर बिहार की राजनीति होनी शुरू होगी। 95 में नीतीश अलग हुए थे, समता पार्टी बना के, और राजद अकेले चुनाव लड़ रहा था। बड़ी महत्वपूर्ण चुनाव था। लग रहा था कि लालू सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। उस दौर में टी एन शेषन ने कोशिश भी की पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव हो, और उस चुनाव में समता पार्टी, नीतीश के नेतृत्व में जो पार्टी बनी थी, उनको मात्र 7 सीटें आई थी। और बीजेपी पहली बार कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर पोजीशन में वो दिखे, और बेहतर सीट भी उन्होंने जीता। और उस चुनाव में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये रहा कि अधिकांश सीटों पर जो जीत हार का जगह था, पटना, आप समझ जाइए कि पटना में तीनों सीट वो जीते थे, और पटना का वो तीनों सीट जीतने का मतलब है जितने शहरी सीट थे वो सारी सीटें वो जीते, और उसमें उनका लाभ भी मिला। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई दी हैं, वो सारी सीटें इसी तरीके की रही। 43-40 से अधिक सीट उन्होंने जीता, लेकिन वो सभी सीटें शहरी सीट रही। पहली बार शहर के सीटों पर इन्होंने कब्जा जमाया। जो बीजेपी की छवि थी कि भाई शहरी इनका कल्ट है, शहरी वोटर इनके हैं, तो पहली बार उपस्थिति दर्ज बिहार और झारखंड में जब साथ थे तो इन्होंने दर्ज कराई कि हाँ, शहरी जो सीट है उन सीटों पर हम चुनाव जीत सकते हैं, जहाँ सिर्फ शहर के ही वोटर वोट करते हैं। बात 2000 विधानसभा का करिए। 2000 के चुनाव में बीजेपी 168 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 67 सीट पर जीत इनकी हुई थी।
और समता पार्टी 120 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 34 सीट पर उनको जीत हासिल हुआ था। ये जो 67 सीट है, इन सीटों में भी अधिकांश सीट झारखंड का है। जो आज का बिहार है वहाँ इनकी पकड़ उस दौर 2000 ईस्वी में भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा जीत इन्हीं इलाकों में इनकी हुई। और जब 2005 का था, उसके जबकि केंद्र में सरकार नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, 98 में वाजपेयी की सरकार बनी थी, गिरता पड़ता चल रहा था, नीतीश कुमार मजबूत मंत्री थे, फिर भी बीजेपी बिहार के हिस्सों में मजबूती से नहीं कर पाया। उसके बाद फिर शरद यादव के साथ एक नई पार्टी बनी, एक मजबूती से एक अलायंस बना, एनडीए बना। और 2005 के चुनाव में पहली बार जो फरवरी में चुनाव हुआ, उसमें जदयू 138 सीटों पर चुनाव लड़ी और 55 सीट जीता, और बीजेपी 103 पर चुनाव लड़ी, 37 सीटें जीता। मतलब पहली बार 2005 में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश आ गए। 2000 में कोशिश हुई थी कि नीतीश को मुख्यमंत्री 7 दिन मुख्यमंत्री रहते, बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन बीजेपी को ये लग गया कि नीतीश के बगैर हम लालू को पछाड़ नहीं सकते हैं, और लालू को पछाड़ने के लिए हमें नीतीश को बड़े भाई की भूमिका में देनी पड़ेगी कि नेतृत्व नीतीश के हाथ में है, सीट भी उन्हें ज़्यादा दिया जाए, तभी हम मजबूती के साथ बिहार को भेज सकते हैं। 2005 में ये चीज़ें बड़ी भाई की भूमिका में आए। फिर जब नवंबर में चुनाव हुआ, उसमें 88 सीट जदयू जीता और 139 में, और 102 सीटों में 55 सीट बीजेपी चुनाव थी। स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा था, लेकिन नीतीश बिन सारे प्रयोग वो करके देख चुके थे, वो उस प्रयोग में वो सफल नहीं हो रहे थे, क्योंकि 2015 में मोदी का जलवा था। उस समय याद करिए क्या जलवा था मोदी का, और नीतीश अलग हो गए तो 53 पर आके खड़े हो गए। मतलब 95 वाली स्थिति में पहुंच गई बीजेपी, 10 साल पीछे पहुंच गए। मतलब 15 आप समझ आई कि इधर 20 साल पुरानी स्थिति में बीजेपी पहुंच गई बिहार में, 53 पर आकर लटक गया। तो उनकी यही क्षमता थी। और 2020 में जो खेल हुआ वो सब आपके सामने में है कि नीतीश को घेराबंदी हुई, चिराग लड़े, 28 सीटों का नीतीश को नुकसान हुआ। बीजेपी पहली बार 74 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पार्लियामेंट में वो भूल गए कि 2014 में वो चुनाव लड़े थे तो कितनी सीटें जीती थी उन्होंने, अकेले चुनाव लड़ा था ना। और 2019 में जब नीतीश के साथ आए तो कितने चुनाव जीते, नीतीश के साथ 16 का 16, मतलब 40 में 39 सीट, और 2014 में आप सब लोग मिलकर 22 सीट जीते थे। तो ये सारी समीकरण जता रही है कि बहुत कुछ आप कर नहीं सकते। बिहार में जो बिहार की जो राजनीति है ना, लोग चर्चा करते हैं कि बीजेपी ने अपने बिहार की राजनीति में लाला और ग्वाला से आगे बढ़ ही नहीं पाया। मतलब लाला को तवज्जो दिया कि ग्वाला को तवज्जो दिया, मतलब यादव को। लालू यादव के रहते हुए भी उन्होंने यादवों को, देखिए कितनी लंबी लाइन खड़ी कर दी उन्होंने। नित्यानंद राय भी अध्यक्ष बन ही गए थे, अभी भी मंत्री हैं। इस बार रामकृपाल नहीं है, पिछले बार रामकृपाल भी मंत्री थे। तो ये यादव ग्वाला और लाला का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया ना, वो बीजेपी में उभरने ही नहीं दिया। बीजेपी सरकार में भी बीजेपी रही तो जो राजनीति जदयू ने किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटा, दलित को महादलित में बांटा, अति पिछड़ों को उन्होंने हिस्सेदारी दी, दलितों में पासवान के से इतर अन्य दलितों को उसने हिस्सेदारी दी। तो एक मजबूत सामाजिक समीकरण उन्होंने बनाया, जाति समीकरण बनाया, मुसलमानों को पसवंदा में बांटा। तो ये सारी ऐसी कवायद थी जो कवायद बीजेपी भी कर सकती थी। लेकिन आप देख लीजिए उस दौर में भी मंत्री कौन था, किसकी दबंगता थी मंत्रालय में? सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, जो बिरादरी के नाम पर बिहार में कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए थे। और दोनों में वो तेज नहीं था कि बिहार के हर कोने कोने में उनको जानने वाले लोग हैं। नंदकिशोर यादव पटना से बाहर नहीं निकले। सुशील मोदी का वो
क्षमता कभी नहीं रहा कि वो हजारों जनता को एड्रेस कर सके। कागज कलम के अलावा उनकी और कोई दूसरी ताकत नहीं रही। तो कोई नेतृत्व, मतलब 2005 से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी कोई नेतृत्व नहीं उभार पाया। एक दौर में चंद्रमोहन राय बेहतर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना शुरू किए और जनार्दन सिग्रीवाल उस समय खेल मंत्री थे। ये दो मंत्री, हमें याद है उस समय नए नए हम पत्रकारिता में पटना आए थे, उन्होंने अपने अपने मंत्रालय में काम करके लोगों को दिखाया, एक अलग छवि उन्होंने बनाई बीजेपी की, और मुख्यमंत्री पर वो लोकप्रियता में भारी पड़ने लगे थे। लेकिन बीजेपी की जो आंतरिक राजनीति थी, उस राजनीति में ऐसे लोगों की नहीं जरूरत नहीं थी। चंद्रमोहन राय गए, सिग्रीवाल को बिहार से बाहर कर दिया गया। अब बताइए ना कि ब्राह्मण की राजनीति की बात होगी और मंगल पांडे को प्रमुखता दिया जाए, भूमिहार की राजनीति की बात होगी तो जीवेश मिश्रा को प्रमुखता दिया जाए। अब इस तरीके की राजनीति करेंगे तो कहाँ से अपने आप को स्थापित करवाएं? मंगल पांडे कौन ब्राह्मण उसको नेता है भाई? पिताजी के साथ पटना स्कूटर पर घूमते थे, उनकी क्या राजनीतिक हैसियत थी? उनसे तो बड़ा मजबूत चेहरा उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को उन्होंने लाया था, लेकिन उनको तवज्जो कभी नहीं दिया इन्होंने। अब भूमिहार ही बनाना था तो जीवेश मिश्रा, जहाँ दरभंगा जिला में भूमिहार को कौन पूछता है भाई? मतलब सवर्ण में भी ऐसे चेहरे को इसने उभरने नहीं दिया जो चेहरा अपने बिटवीन द कास्ट अलग से भी लोगों को जोड़ता, एक हिंदुत्व वाली छवि बनाता, जैसे योगी ने बनाया। नहीं बनने दिया। गिरिराज उस तरीके की छवि बना रहे थे, लेकिन गिरिराज में वो बौद्धिक क्षमता ही नहीं था। गिरिराज में राजनीति का वो स्किल ही नहीं था जिस राजनीति के सहारे वो बीजेपी में अपनी पहचान बना सकते थे। अभी केंद्र में सबसे भारी भरकम मंत्री गिरिराज सिंह है ना। इसी मंत्रालय के मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। आज भी लोग जानता है, गांव-गांव में मनरेगा की सड़क या जो भी पक्की सड़क बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, वो रघुवंश प्रसाद सिंह की। गिरिराज सिंह का हाल देखिए। कुछ जानता है लोग कि उनके मंत्रालय का भी कुछ काम बिहार में हो रहा है? कोई मतलब नहीं है। हाँ, आर.के. सिंह ने दिखाया है, लेकिन आर.के. सिंह में वो राजनीतिक कौशल नहीं है या वो राजनीतिक चमक नहीं है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके अंदर वो ब्यूरोक्रेसी का धमक अभी भी है, इसलिए वो सहज नहीं है। नहीं तो जिस तरीके से डेवलपमेंट के सहारे आर.के. सिंह ने एक अपनी इमेज बनाई मंत्री के रूप में भी, और बिहार में भी पदाधिकारी के रूप में जो उनकी इमेज रही है, उस इमेज का लाभ बीजेपी उठा सकती थी। लेकिन आर.के. सिंह का जो एक चेहरा, जो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है, जो राजनीति में बहुत मुश्किल है समन्वय करना, उस चेहरे की वजह से उन्हें हमेशा ये संकट हो रहा है। राधा मोहन सिंह को देखिए कितना प्रयोग हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी जो एक अलग, एक खास तरीके की राजनीति में सिमटे रहे। रूढ़ी में वो चमक है, रूढ़ी में वो चमक है जो रूढ़ी पैन बिहार राजनीति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रूढ़ी को तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि रूढ़ी राजनीतिक व्यक्ति है, वो राजनीति के मर की समझ सकता है। भाई लालू यादव को चुनाव हराने वाला व्यक्ति है ना, वो कैसे राजनीति होती है आज प्रशांत किशोर आया, और हम 98 में हम देखे हुए हैं कि कैसे वो चुनाव लड़ते थे, किस टेक्नोलॉजी का सहारे वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है बीजेपी को। तो ये संकट है कि बीजेपी के अंदर आज भी एक भी ऐसा मास लीडर नहीं है जो नीतीश और लालू को चुनौती दे सके। एक भी ऐसा मास लीडर नहीं है जो अपने बूते 3000 से 4000 भीड़ जुटा सके, एक भी नहीं। एक भी मास लीडर ऐसा नहीं है जो अपने भाषण से लोगों को आकृष्ट कर सके। देखिए बिहार में लोग भाषण सुनना चाहता है। अडवाणी जी जैसे इतने सरीखे बड़े बीजेपी के नेता थे, लेकिन हम हर सभा में देखते थे लोग लाखों में जुटते थे, लेकिन अडवाणी जैसे ही भाषण देना शुरू करते थे 10 मिनट में लोग छोड़कर जाने लगते थे। अमित शाह का भी हाल अभी यही है। अमित शाह के भाषण में लोग नहीं रुकता है, आ जाता है लेकिन 10 मिनट बाद लोग चलने लगते हैं। लेकिन वाजपेयी जी का जो लोग आए वो जब तक भाषण उनका चलता रहा साइलेंट होकर लोग सुनते रहते थे। उतनी भीड़ नहीं जुटती थी जितना भीड़ मोदी में जुटता है, लेकिन वाजपेयी का वो लोच बिहार के लोगों को आज भी पसंद है। नीतीश कुमार का भाषण में देख लीजिए, लालू के भाषण में देख लीजिए,
यहाँ लोग आपको सुनने आता है, ताली बजाने की कैपेसिटी बिहार के लोगों को में है कि आपकी राजनीति को अगर वो समझ गए तो वो ताली बजाकर आपका स्वागत करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बिहार का जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट बीजेपी के अंदर आज भी नहीं है। बात संघ की करें या बाकी जो अनुसांगिक संगठन है, वो संगठन भी इस तरीके से जात में टुकड़ों में बटा हुआ है कि आज तक इतने दिनों बाद भी बिहार में कोई भी सरस्वती शिशु मंदिर ऐसा स्कूल नहीं है जो किसी बड़े अच्छे डीएवी का टक्कर दे सके। मतलब अच्छे शैक्षणिक संस्थान के रूप में बिहार में एक भी सरस्वती शिशु मंदिर का नाम आप गिना दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। संघ के कामकाज को ही बिहार में लीजिए ना, कभी संघ वो उस तरीके से जन जन तक नहीं पहुंच पाए जैसे अन्य राज्यों में इन्होंने पहुंचा। उसके कई ऐतिहासिक कारण भी हैं, भौगोलिक कारण भी है और सांस्कृतिक कारण है, ये अलग बात है। लेकिन संघ भी आज भी नहीं, जहाँ आपका संघ नहीं है, जहाँ आपका विश्व हिंदू परिषद नहीं है, जहाँ आपका सरस्वती शिशु मंदिर नहीं है, जो आपका आधार रहा है, वो तमाम चीज़ें आज भी बीजेपी बिहार में लैग करती है। तो फिर नीतीश बिन जो चर्चा है, बिन मछली पानी का, बीजेपी बात भले कंधे की कर दे, लेकिन बीजेपी को बिहार में तभी सत्ता मिलेगी, तभी बीजेपी चुनौती दे पाएगी जब बीजेपी के पास एक नेतृत्व हो, ऐसा नेतृत्व जो लोगों को जोड़ सके। मोदी के नाम पर बिहार में विधानसभा में वोट मिलने वाला नहीं है। लोकसभा में लोग दे देगा, विधानसभा में नहीं मिलने वाला है, ये तय मानिए कि विधानसभा में आप नाक रगड़ कर रह जाइएगा कि मोदी के चुनाव पर चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, 50 सीट जीत जाइए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिहार में राजनीति कहे ना, चाय वाले से लेकर रिक्शा वाले के भी समझ में आती है कि राजनीति क्या है। यहाँ आप झोल झाल करके नहीं वोट ले सकते, यहाँ वोट लेने का तरीका अलग है। इसलिए कंधे पर खड़े होने की बात बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने कंधे पर तभी खड़ी हो सकती है जब एक ऐसा नेतृत्व बीजेपी के अंदर डेवलप करे जिससे जो वक्त लगेगा। अब इतनी जल्दी थोड़ी होगी कि सम्राट चौधरी दूसरे पार्टी से ला के आप चाह रहे हैं कि हम वो स्थिति खड़ा कर लें। सम्राट चौधरी में भी बात रखने की जो उग्रता है वो बिहार के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। संवाद का जो उनका तरीका है वो कभी पसंद नहीं करेंगे। जो एरोगेंसी है बिहार के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कुशवाहा से सीधा लोगों का फाइट है सामाजिक तौर पर। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोलते हैं नीतीश को लेकर या लालू को लेकर, कुशवाहा के स्वभाव में, जो कुशवाहा वोटर है, स्वभाव में बदलाव ग्रामीण स्तर पर दिखने लगा है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ये जैसे ही फीलिंग दूसरे जाति के लोगों को अगर ये महसूस होने लगा, क्योंकि जैसे यादव सामंती माना जाता है समाज में, वैसे ही समाज में कुशवाहा भी सामंती माना जाता है। कुशवाहा से भी सीधा फाइट है, यादव की तरह कुशवाहा से भी मरने मराने वाली फाइट है। क्योंकि जहाँ कुशवाहा है वहाँ हत्या की राजनीति चलती है। जैसे जहाँ यादव है जमीन कब्जा की राजनीति चलेगी, हत्या की राजनीति चलेगी, उसी तरीके से जिन इलाकों में कुशवाहा है वहाँ हत्या की राजनीति चलती है, दबंगई चलती है, और उसको लेकर अन्य सभी कास्ट एकजुट एक साथ हो जाते हैं। चाहे मगध का इलाका हो, चाहे मुंगेर, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया का इलाका हो, हमारे समस्तीपुर के भी कई इलाकों में है, मारकाट चलते रहता है। विभूतिपुर हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, कुशवाहा के खिलाफ सारी जाति गोलबंद हो जाते हैं। वहाँ वामपंथियों का विकेट कहाँ उखड़ गया, इस बार फिर जीता है। यही स्थिति है। तो जहाँ कुशवाहा है, उजियारपुर के इलाके में देख लीजिए ना, कुशवाहा के खिलाफ सभी ये लोग एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी यादव की तरह दबंगता करते हैं और बिहार का इस दबंगता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए बीजेपी जो अपने कंधे पर खड़े होने की बात कर रहे हैं, वो कंधा मोदी नहीं हो सकते, वो कंधा अमित शाह नहीं हो सकते, वो कंधा योगी नहीं हो सकता। ऐसे में जब तक बिहार में कोई योगी, मोदी, शाह पैदा नहीं होगा, तब तक बीजेपी एक्सीडेंटली सत्ता में आ जाए तो अलग बात है। अब लालू परिवार को वोट नहीं देना है, 2025 में नीतीश संन्यास ले लें, तो भले
सत्ता में आप आ जाएं, वो भी एक्सीडेंटली होगा। स्वाभाविक तौर पर लोग आपको वोट नहीं करेगा, वो एक्सीडेंटली होगा। इसलिए जब तक उस तरीके का नेतृत्व सामने नहीं आता है, बीजेपी नीतीश से इतर बिहार की राजनीति के बारे में जो सोच रही है, वह सोच उसी तरीके से है, बिन पानी मछली, मतलब पानी के बगैर मछली की क्या स्थिति होती है, वही स्थिति बिहार में बीजेपी की है और रहेगी भी।